औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय यार फीवर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। किसी चीज़ की भी देर किए बगैर स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर नंबर 7 को। लेक्चर नंबर 7 के अंदर क्या चीज़ है जो मेन इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है वो आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे लेक्चर नंबर 7 में है वो है ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ का। ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज क्या है? ये सी शार्प का एक बहुत ही अहम फीचर है और ये हमें प्रोटेक्टेड तरीके की मदद से गेटर्स और सेटर को इन्वोक करने का या उनको यूज़ करने का जो है वो फराहम करती हैं, फैसिलिटी फराहम करती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है गेटर और सेटर को प्रोटेक्टेड तरीके से अगर हमने एक्सेस करना है तो ये करने देंगी हमें जो होती हैं ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज जो होती हैं और इनकी मदद से हम गेटर और सेटर को कॉल भी करते हैं। और इसके अलावा कि अगर हमने स्पेशल फंक्शनैलिटी चेक लगाने हैं और कहीं पे अगर चेक लगाने हैं तो उसके लिए हम ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज जो हैं उनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, उम्मीद है आपको समझ आई गई होगी और आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज जो हैं वो वर्क करती हैं। यूजिंग सिस्टम आपको बताया है मैंने। इसके बाद पब्लिक क्लास, एक क्लास है कस्टमर की, उसके अंदर हमने लिखा पब्लिक इंट आईडी गेटर और सेटर। यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टीज के थ्रू गेटर्स और सेटर को यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक स्ट्रिंग है, इसमें हमने गेटर और सेटर लिखे हैं। इसमें ये क्या हो रहा है कि सी शार्प जो है वो खुद ही एक वेरिएबल बना लेगा इंट के नाम से और उसमें गेटर और सेटर के फंक्शंस को परफॉर्म कर देगा जब हम प्रॉपर्टीज के थ्रू करेंगे। प्रॉपर्टीज हमें नीटली काम करने का और बहुत ही सिंप्लीफाइड काम करने का मौका फराहम करती हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद मेन एक और चीज़ रुकें, मैं अगले टॉपिक पर आने से पहले ये चीज़ मैं इसलिए नहीं समझा रही आपको कस्टमर डॉट आईडी वाली, क्योंकि अगले प्रोग्राम में यही चीज़ एक्सप्लेन होगी तो वहाँ पे आपको समझ आ जानी है और इसको समझने की, मुझसे समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ लोगे। इसके बाद एक और चीज़ जो मेन है, क्योंकि मैंने मेन चीज़ें आपको करवानी है, मिड टर्म नज़दीक है और आपके पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास याद है कि हम जिस तरह वीडियो वाले 50 मिनट्स के लेक्चर दे रहे हैं इस तरह करें। तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जितना भी मेरे से कम टाइम होता है उस टाइम में आपको सारे का सारा लेक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा जी, तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इंडेक्सर। इंडेक्सर क्या होता है या इंडेक्सर का यूज़ क्या होता है, ये इस पैराग्राफ में है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि अगर डेफिनेशन आ भी जाती है इंडेक्सर क्या है तो आपको पता होना चाहिए। एन इंडेक्सर इनेबल योर क्लास टू बी ट्रीटेड लाइक एन अरे, कि इंडेक्सर जो होता है वो आपको ये मौका फराहम करता है कि आपकी जो एक क्लास है वो अरे के तौर पर काम कर सके। हाउएवर यू हैव योर इंटरनल डाटा रिप्रेजेंटेशन नॉट एन एक्चुअल अरे, कि आप इंटरनल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। इट इज इम्प्लीमेंटेड, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड और स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए से इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह एरे के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर उसमें वैल्यू पास कर रहे होते हैं उसकी इंडेक्स पोजीशन देकर, इसी तरह से इंडेक्सर जो है वो वर्क करता है सेम लाइक एन एरे। ठीक है, इसके बाद ये एक प्रोग्राम है जिसके जरिए से इंडेक्सर के बारे में बताया गया है कि इंडेक्सर किस तरह से वर्क कर रहा है। इसमें हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास का नाम है इंट इंडेक्सर। इसमें इंटीजर टाइप्स भी स्टोर हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे हमने इंट इंडेक्सर लिखा है। ओके, इसमें क्या है कि प्राइवेट हमने किया स्ट्रिंग माई डाटा को, कि जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू है वो रिजल्ट के तौर पर जो है वो स्ट्रिंग की होगी। माई डाटा के नाम से एक अरे हमने बनाई। इसमें पब्लिक इंट इंडेक्सर इंट साइज, यहाँ पे हमने साइज दे रहे हैं, आर्गुमेंट्स दिए हैं इंट साइज के और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद क्या चीज़ यूज़ हो रही है, माई डाटा इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग साइज, कि हम जो माई डाटा है अरे वाली, जो हमारी माई डाटा के नाम से एक अरे है उसके अंदर हम न्यू की मदद से नया एक साइज दे रहे हैं। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, ये आपको पता है। इसके बाद जो है, क्योंकि हमारे पास साइज जो है एम्प्टी है उसमें हम स्टार्ट से वैल्यूज दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने किया कि जो पहली पोजीशन है उसको हमने
एम्प्टी किया। इसके बाद के जो आई है फर्स्ट पोजीशन से जब स्टार्ट होगा, आई में 0 पड़ा है तो वो एम्प्टी होगी। इसके बाद क्या चीज है, पब्लिक स्ट्रिंग दिस इंट पोजीशन, दिस मीन इस क्लास को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिस का वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब कि हम इस क्लास को यूज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो पोजीशन का वर्ड यूज हो रहा है तो वो क्या है, पोजीशन मतलब ये वाला मेथड, जिस मेथड को हम इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे वो मेथड इन्वोक हो जाएगा, जो पोजीशन देंगे वहां पे मेथड इन्वोक होगा। इसके बाद गेटर और सेटर है। गेटर किस लिए होते हैं और सेटर किस लिए होते हैं, गेटर जो है वो रिटर्न करेगा उस पोजीशन को जो जहाँ पे आर्गुमेंट्स में होगी, और जो जगह हमें पता चलेगी गेटर्स के थ्रू, उसके ऊपर हम सेटर के जरिए से वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। इसके बाद स्टैटिक वाइड मेन है, और वाइड का मतलब यही कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। उसके बाद आर्गुमेंट्स होते हैं, ये आर्गुमेंट्स में हमने स्ट्रिंग दी। इसके बाद इसका साइज जो है वो हमने 10 रखा है। उसके बाद क्या किया है कि हमने इसको जो हमारा इंडेक्सर की अरे थी, उसके अंदर हमने नया जो हमारे पास इंडेक्सर है साइज, वो हमने उसको असाइन कर दिया या कास्ट कर दिया है, या जो भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अब नया साइज आ गया। अब जो 10 नंबर इंडेक्सेस हैं उसमें या 10 ब्लॉक्स हैं अरे के, उसमें हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो पोजीशन 9 है उसके ऊपर हमने सम वैल्यू रखी, पोजीशन 3 पे ये, और पोजीशन 5, यानी कि हम रेंडमली उस पे कर रहे हैं, ये नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 तक जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम नहीं कर रहे, कुछ जगह हम खाली छोड़ रहे हैं। इसके बाद कंसोल राइट लाइन का आपको पता ही है, फॉर लूप लगा हुआ है। इसके बाद इसकी आउटपुट है, फॉर लूप के जरिए से हमने वैल्यूज को प्रिंट करवाया मतलब। ठीक है, इसके बाद ये इसकी आउटपुट होगी कि 0 पे एम्प्टी है, इसके बाद 1 पे भी एम्प्टी है, 2 पे भी, 3 पे जो चीज़ यहाँ पे मैंने इसको असाइन की पोजीशन को सम वैल्यू, वो यहाँ पे प्रिंट हुई, सॉरी अनदर वैल्यू। तो इस तरह से ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो ये है कि इंडेक्सर कैन टेक एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, कि इंडेक्सर ये नहीं है कि सिर्फ एक पैरामीटर लेगा, वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं वो ले सकता है। द पैरामीटर्स कैन बी इंटीजर, ये इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। एडिशनली दे कैन बी ओवरलोडेड विद डिफरेंट टाइप, और इनको हम ओवरलोड भी कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स। द फॉलोइंग एग्जांपल्स हैज ओवर ओवरलोडेड इंडेक्सर, ये जो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हम इंडेक्सर ओवरलोड कर रहे हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा हम इसको पैरामीटर्स दे रहे हैं। इसके बाद ये हमारी क्लास है, इसमें हमने बताया है कि किस तरह से हमने ओवरलोड करना है। तो इसमें क्या एक्सप्लेन करने वाला है, क्लास ओवर इंडेक्सर की हमने बनाई है प्राइवेट, इसमें स्ट्रिंग माई डाटा के नाम से अरे रखी, फिर प्राइवेट इंटीजर साइज है स्ट्रिंग, लेकिन इसमें हम साइज जो है वो इंटीजर में हमने देना है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टर पब्लिक ओवर इंडेक्सर इंटीजर में साइज, फिर इसके बाद इसको साइज दिया, फिर माई डाटा में एक न्यू स्ट्रिंग साइज दिया, जो हमारी माई डाटा के नाम से अरे थी उसमें हमने साइज दिया, फिर फॉर लूप लगाया, फिर फर्स्ट पोजीशन को एम्प्टी करार दिया, फिर गेटर और सेटर को इन्वोक किया जिस तरह से पहले प्रोग्राम में किया था। फिर इसमें दोबारा से हमने क्या किया कि स्ट्रिंग डेल्टा दिया, और फिर गेटर और सेटर को इन्वोक किया, और जनाब 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 स्टैटिक वाइड मेन का मेथड है। इसके बाद ओवर इंडेक्सर माई जो इंडेक्सर है उसमें न्यू ओवर इंडेक्सर साइज, यानी कि पहले जो इंडेक्सर साइज था उसकी बजाय अब हम एक नया इंडेक्सर साइज उसको दे रहे हैं, और फिर वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। न्यू इंडेक्सर के सेटर इन्वोक करने के लिए हम यहाँ पे एम्प्टी जो है वो शो करवा रहे हैं। माई इंडेक्सर जो है अब वो उसको हमने दोबारा से एम्प्टी से किया ताकि न्यू इंडेक्सर्स के जो सेटर हैं वो इन्वोक हो, और नई जो वैल्यूज हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर हो जाएं। इसके बाद क्या चीज़ है जो जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट क्या होता है, सी शार्प में यूज
होता है और सी शार्प का एक बहुत ही अहम फीचर है। स्ट्रक्ट और इसमें क्लास में क्या फ़र्क होता है कि क्लास में अगर हमने किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसका हम रेफरेंस टाइप देते हैं, लेकिन स्ट्रक्ट में क्या होता है कि आपके पास वो पूरी की पूरी पोजीशन कॉपी होकर आ जाती है। रेफरेंस के थ्रू तो सिर्फ उस पोजीशन को हम पॉइंट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रक्ट को यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास पूरी की पूरी जो पोजीशन होगी वो कॉपी होकर आ जाएगी। इसमें यही बताया गया है। तो अभी इसको पढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्ट। इट इज़ अ वैल्यू टाइप, कि ये एक वैल्यू टाइप है। वैल्यू टाइप्स हमने शायद सेकंड लेक्चर में पढ़ा था या फर्स्ट में पढ़ा था। वेयर इज क्लास इज अ रेफरेंस टाइप, कि रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप, मतलब वैल्यू टाइप मैंने आपको समझाया था कि इफ आपके पास है ए जो है उसको हमने 1 असाइन किया, बी को भी हमने 1 असाइन किया, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल हैं। लेकिन अगर ए जो है उसके आगे हमने ब्लॉक बनाया है और उसके अंदर 10 पड़ा है, बी के आगे एक ब्लॉक है और उसके बीच में भी 20 पड़ा है, तो ये दोनों जो हैं अब इक्वल नहीं हो सकते जो ब्लॉक वाले हैं, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हैं और ये हम इक्वल नहीं कह सकते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो उसको हम रेफरेंस टाइप कहते थे ब्लॉक वाले को, और वैल्यू टाइप वो होता है जिसमें वैल्यूज जो है वो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है। तो स्ट्रक्ट में क्या होता है कि पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो, या पूरी की पूरी जो है जिस चीज़ को हमने यूज़ करना है वो कॉपी होकर आएगी, और रेफरेंस में हम सिर्फ उस चीज़ का रेफरेंस दे रहे होते हैं। क्लास में हमने रेफरेंस देना होता है। वैल्यू टाइप्स होल्ड देयर वैल्यू इन मेमोरी। वैल्यू टाइप जो होते हैं वो अपनी वैल्यू जो है वो मेमोरी में होल्ड कर रहे होते हैं। वेयर दे आर डिक्लेयर, जहाँ पे ये डिक्लेयर हुए होते हैं। बट रेफरेंस टाइप्स होल्ड अ रेफरेंस ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, कि वो रेफरेंस को होल्ड कर रहा होता है। आगे आप समझ लोगे। अब इसको मैं फर्दर क्या एक्सप्लेन करूँ। इसके बाद ये एक रेक्टेंगुलर शेप के नाम से है क्लास है, जिसमें स्ट्रक्ट टाइप को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, बताया है कि ये इस तरह से है। अच्छा, कि ये क्या चीज़ है, सॉरी। अच्छा, इसके बाद समरी वगैरह है कि इस तरह को, मतलब इसको ना किस तरह से डिक्लेयर वगैरह करते हैं, तो ये आप लोग देख लेंगे। स्ट्रक्ट के नाम से, रेक्टेंगल के नाम से एक स्ट्रक्ट है, उसके अंदर एक विड्थ है, उसके अंदर उसकी विड्थ के अलावा लेंथ भी थी। कहाँ पे ये वैल्यू थी, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कहाँ पे वो पढ़ा था। चले आ जाएगी सामने। अच्छा, प्राइवेट इंट में इंटीजर में इसमें हमने दी इसकी विड्थ थी, इसके बाद विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, फिर उसकी समरी, फिर पब्लिक इंट विड्थ के ज़रिए से यहाँ पे ये मतलब कंस्ट्रक्टर है, और उसके बाद गेटर और सेटर को इन्वोक किया ताकि हम उस जगह पर जाएं गेटर के थ्रू, और सेटर के ज़रिए उस पर वैल्यू असाइन कर दें। फिर हाँ जी, लेंथ नहीं थी, हाइट थी। ये है जी हाइट, प्राइवेट हमने किया हाइट को। अब हाइट रेक्टेंगुलर की, फिर उस पर भी गेटर सेटर को इन्वोक कर दिया। इट इज़ इंस्टेंशिएटेड एंड यूज्ड लाइक अ क्लास। ये इंस्टेंशिएट होती है और क्लास की तरह ही यूज़ होती है। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है ये उसका सिंटैक्स है, तो इसको आप देख लोगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको समझ आ जाएंगी। और इसमें ये जो चीज़ यूज़ हुई है, जिस तरह से मेरे पहले प्रोग्राम में यूज़ हुई थी, और मैंने कहा था कि जब ये आगे पॉइंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, वैल्यू असाइन की है। जब हमने प्रॉपर्टी के, मतलब प्रॉपर्टी हमें ये फैसिलिटी देती है ना कि हम जो है प्रोटेक्टेड तरीके की के ज़रिए हम जो है कोई भी चेक लगा सके। अब यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर्टी के थ्रू रेक्टेंगल की विड्थ पे गए और वहाँ पे जाके 1 जो है उसको असाइन कर दिया। तो जो ये डॉट होता है ये हमें बता रहा होता है कि हम प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं और वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसके बाद इसकी आउटपुट किस तरह से होगी वो बताया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर इज अ सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रक्ट, कि जब आपने एक स्ट्रक्ट को इनिशियलाइज करना है तो उसका जो सिंटैक्स होगा वो हमारे पास इनिशियलाइजर होगा। तो ये उसका है कि किस तरह से आपने करना है। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखोगे आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद इंटरफेसेस क्या होते हैं। इंटरफेसेस डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट। इंटरफेसेस क्या होता है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फंक्शंस होते हैं। जब हम एक इंटरफेसेस
फेस जो है उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसमें हम बता रहे होते हैं कि ये फंक्शन है सारे। अब अगर कोई क्लास उस इंटरफेस को ड्राइव करती है तो उसको वो सारे के सारे उसके अंदर जो फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये नहीं होता कि वो एक को करे और दूसरे को छोड़ दे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल जितने भी उस इंटरफेस के अंदर हैं फंक्शंस हैं तो वो सारे के सारे उसको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। फॉर इंस्टेंस इफ क्लास फू इम्प्लीमेंट द आई disposable interface, it is making a statement that it guarantee it has the dispose method। कि अगर एक क्लास जो है या एक जो है वो इंटरफेस जो है उसको इनहेरिट कर रही है, वो ले रही है, तो वो ये इस बात की ज़मानत देगी कि वो सारे के सारे इसके जो मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देगी। यही बताया गया है एग्जाम्पल के ज़रिए इसमें। टू डिफाइन एन इंटरफेस विच इज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो अगर हमने डिफाइन करना है तो उसका ये सिंटैक्स है, ये आप लोग देख लोगे आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें वही हैं, दोबारा बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक दफ़ा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर तो आपने लिया है मेरा लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6 तो आपको ये चीज़ें ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं बार बार बता कर आई हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन क्या है, यहाँ पे आके मैंने प्रॉपर्टी का भी बता दिया है कि ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, कम वक्त है आपके पास। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको समझ आ जाए। उम्मीद करूँगी आपको समझ आ भी गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ दूसरों का भी। अल्लाह।